हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे ऑडियो वीडियो वगैरह क्लियर है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमने चेक कर लिया है, ऑडियो वीडियो वगैरह सब सभी कुछ क्लियर है और आप लोगों का सभी बच्चों का स्वागत है कंट्रोल सिस्टम के क्लासेस में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम को बहुत ही बेसिक से। सच कहता हूं, मजा आ जाएगा। पूरा क्लासेस को जब आप अटेंड करेंगे, सभी टॉपिक को अगर आप समझेंगे, तो मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि आपका एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखेंगे कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड तो। और हाँ, ये चैप्टर या सब्जेक्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं आपका कंट्रोल सिस्टम का। तो आज का जो ये बेसिकली क्लासेस है, इसमें हम लोग इंट्रो के बारे में बातें करेंगे कि कंट्रोल सिस्टम में हम लोग क्या क्या चीजें बेसिकली पढ़ेंगे। सिलेबस के बारे में पहले देखेंगे, इसके बाद कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि हम लोग कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन के ऊपर देखते हैं जो ऑफिशियल इसका सिलेबस है। सिलेबस में हम लोग ये सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। पहले हम लोग कवर करेंगे कंट्रोल सिस्टम में एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कंट्रोल सिस्टम में। इसके बाद ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ हम लोग इसके रिडक्शन टेक्निक्स को भी पढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ कहते हैं। तो किस तरह से हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्लॉक डायग्राम के रूप में, या कैसे रिडक्स कर सकते हैं, सभी चीजों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ ओपन लूप एंड क्लोज्ड लूप सिस्टम के बारे में समझेंगे। प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ फीडबैक के बारे में समझेंगे। कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स तक पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद एलटीआई सिस्टम, जिसको कि हम लोग लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम बोलते हैं। और इसके बाद आप सभी को उतना अच्छा से नहीं दिख रहा होगा शायद स्क्रीन, तो इसलिए मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं कुछ मिनट के लिए, ताकि आप लोगों को सिलेबस अच्छे से दिख सके। तो देखिए यहाँ पे एलटीआई सिस्टम, इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइम डोमेन एंड ट्रांसफॉर्म डोमेन एनालिसिस, जिसको हम लोग टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस भी बोलते हैं। और इसको हम लोग लप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू क्या करते हैं, बेसिकली टाइम डोमेन में कोई भी चीजें, कोई भी सिग्नल दिया हुआ रहता है और उसको ट्रांसफर करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो लप्लास ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंगली वो सब चीजों को भी पढ़ेंगे। डेरिवेशंस हम लोग यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि डेरिवेशंस जो हम लोग पढ़ते हैं वो सिग्नल एंड सिस्टम जो सब्जेक्ट होता है सिग्नल एंड सिस्टम में, उसमें डेरिवेशंस वगैरह सब हम लोग बहुत अच्छा से करते हैं। यहाँ पे जस्ट डेरिवेशन करके जो आता है वही सफिशियंट रहता है। जैसे यूनिट इम्पल्स या फिर यूनिट कोई भी जो सिग्नल है उसका जो होता है लप्लास ट्रांसफॉर्म, वो वन होता है रिप्रेजेंटेशन, मतलब 1/s होता है। अगर बात करें हम लोग इसमें तो यूनिट सिग्नल का, ठीक है, यूनिट स्टेप का जो होता है इसको हम लोग वन लिखते हैं, लेकिन लप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो क्या होता है, 1/s होता है, ठीक है। तो इस तरह से, और यूनिट इंपल्स सिग्नल का बात करते हैं, ये यूनिट स्टेप सिग्नल है, और यूनिट इंपल्स का बात करते हैं तो उसका लप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1 होता है। तो ये सब जस्ट कंक्लूजन को हम लोग याद कर लेंगे और वो मोर देन सफिशियंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और कंट्रोल सिस्टम में डेरिवेशंस पढ़ने का हम लोगों को जरूरत भी उतना नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का यहाँ पर जो है कंट्रोल सिस्टम के बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डोमेन एनालिसिस स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, राउथ हर्टविज क्राइटेरियन और रूट लोकी, बोडे प्लॉट्स एंड पोलर प्लॉट्स, नाइक्विस्ट क्राइटेरियन, डिजाइन ऑफ लीड लैग कॉम्पेंसेटर, प्रोपोर्शनल पीआई पीआईडी कंट्रोलर्स, स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशंस एंड एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ये सभी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे लाइव इस सेशंस को देख रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट, क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स होगा तो आप लोग चैट सेक्शंस में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये लाइव सेशंस चल रहा है आप सभी के रिक्वेस्ट पे, ताकि अगर आप लोगों को डाउट रहे तो वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। कंट्रोल सिस्टम की शुरुआत में करना चाहूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम से,
ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम को देख लेते हैं। इसके बाद आज ही मैं एक असाइनमेंट दूंगा आपको इस लेक्चर के लास्ट में, जो कि आपको अच्छे से कह सकते हैं उसको बाय हार्ट याद करने हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग पॉइंट पे, इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये जो कंट्रोल सिस्टम है इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं और इसके कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं, उस सिस्टम को कैसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो अलग अलग जो सिस्टम्स होता है इंजीनियरिंग में, खास करके उसके क्वालिटी को, उसके आउटपुट्स को इंप्रूव करने के लिए हम लोग फीडबैक भी यूज करते हैं। तो आमतौर पे जो नॉर्मल सिस्टम होता है, रुकिए वेट ए मिनट, में पेन का कलर को चेंज कर लेता हूं ताकि अच्छे अच्छे से आपको समझा सकूं। जैसे मान के चलते हैं कि ये हम लोगों का एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम है जिसको हम लोग मान लेते हैं जीएस सिस्टम का नाम है। इसमें हम लोग एक सिग्नल दिए मान के चलिए आरएस। कौन सा सिग्नल दिए? आरएस। और आउटपुट जो आया इस सिग्नल का वो मान लेते हैं कि के एस जो है वो आउटपुट आया। ठीक है, कोई एक सिस्टम है जीएस, उसमें हम लोगों ने सिग्नल दिया है, इनपुट सिग्नल आरएस, आउटपुट क्या आया? के एस। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम। दूसरा टाइप का ये भी सिस्टम हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, वो क्या करेगा? आउटपुट को देगा। जैसे मान के चलिए ये भी एक जीएस सिस्टम है। ठीक है, और इसमें हम लोग आरएस इनपुट सिग्नल दे रहे हैं और के एस जो है ये आउटपुट सिग्नल है। और यहां से आउटपुट सिग्नल चुकी है, तो हम लोगों का आउटपुट में अगर किसी भी तरह का इरर आएगा, ठीक है, इरर आएगा, तो इरर को इंप्रूव करने के लिए यहां पर बेसिकली फीडबैक सिग्नल एच यूज किया जाता है। फीडबैक सिग्नल, या इसको हम लोग इरर सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। तो जिस सिस्टम में फीडबैक यूज नहीं किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। क्या बोलते हैं? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, CONTROL, कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, और जिसमें फीडबैक का यूज किए हैं उसको कहते हैं क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ज्यादा बेहतर दिखे आप सभी को, इसलिए मैं अपने आप को फिर से हाइड कर रहा हूं। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये दो तरह का सिस्टम होता है हम लोगों के कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट परेशानी नहीं आ रहा है किसी को भी? ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ये जो कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में जनरली जो यूज किया जाता है ये क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि ये ऑटोमेटिक काम करता है। अगर कि यहीं पे वोल्टेज चाहिए कम, क्या दैट मीन्स वोल्टेज कम चाहिए, या फिर जैसे मान के चलिए कि एसी लगा हुआ है रूम में। क्या लगा हुआ है? एसी। मतलब क्या कि बेसिकली एयर कंडीशन लगा हुआ है और वो रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली वो ऑन होता है और ऑफ होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहा है रिप्रेजेंटेशन? फीडबैक की तरह कौन काम करेगा? सेंसर, है ना? तो इससे क्या क्या फायदा होता है? ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के बीच में डिफरेंस आप लोग समझ गए अच्छे से। अब बात करते हैं कि जब हम लोग ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम या फिर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का यूज करने से क्या क्या फायदा होता है? तो फायदा लिख सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का। पहला, कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो होता है, लिख लीजिएगा इसको पॉइंट वाइज। कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो होता है, एनर्जी, ठीक है, और पावर जो होता है, और पावर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। पावर क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं। जैसे देखिए कि एसी, एक एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट, कि रूम में जो एसी लगा हुआ होता है, एयर कंडीशन, वो ऑलवेज तो नहीं चल रहा होता है। कब कब चलता है? वो रूम के टेम्परेचर को एक फिक्स्ड टेम्परेचर तक कर देता है। जितना डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग एसी का टेम्परेचर को सेट कर देते हैं, 60 डिग्री टेम्परेचर रहे रूम का, उतना टेम्परेचर वो रूम को कूल कर दिया। इसके बाद एसी चलते रहेगा? नहीं चलते रहेगा। वो एसी क्या होगा? बंद हो जाएगा जब 60 डिग्री टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो जाएगा तब। और जैसे ही रूम हल्का सा भी गर्म हुआ, फिर एसी अपने आप चलने लगेगा। फिर 60 डिग्री हुआ, अपने आप एसी बंद हो जाएगा। ऐसा होता है। ये जो होता है ना, इन्वर्टर वाला जो एसी होता है, वो इस तरह से काम करता है ऑटोमेटिक रूप से। तो क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ एनर्जी बच जाता है, यानी बिजली का खपत कम होता है, हरदम नहीं चलते रहता है एसी। और पावर भी रिड्यूस हो जाता है, पावर भी कम खर्च होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, आप लोग लिखिएगा। बेसिकली
दूसरा पॉइंट क्या है यहां पर, दूसरा पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग मटेरियल्स इन इंडस्ट्री रिड्यूसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग मटेरियल्स। ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो होता है वो इंप्रूव हो जाता है, अगर वो अच्छे से काम करेगा तो प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंप्रूव, ऑफ प्रोडक्ट्स इंप्रूव, क्वालिटी जो होगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड। यहां तक तो समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, तो इतना चीजें होता है, और अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं हम लोगों का कंट्रोल सिस्टम में, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं, थर्मोस्टेट, रेफ्रिजरेशन कंट्रोल जो होता है, वाटर लेवल कंट्रोल एंड हॉट वाटर हीटर जो होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल डिवाइसेस का ये कॉमनली यूज्ड होता है कहाँ पे, डोमेस्टिक यूजेज में। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि अलग अलग टाइप के यहाँ पर सिचुएशंस होते हैं और अलग अलग टाइप के कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। क्या आप सभी को मैं विजिबल हूं? ठीक है, बिल्कुल। तो अब जो है हम लोग बात करेंगे कि सिस्टम भी जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से टाइप के सिस्टम होते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो क्या क्या होता है, पहला होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। क्या होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिंग सिस्टम। दूसरा होता है कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। तीसरा डायनामिक एंड स्टैटिक सिस्टम। चौथा डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोचैस्टिक सिस्टम। और सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट सिस्टम। ये सभी जो है अलग अलग टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं, इसलिए इसको क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम बोला गया है। यहां तक क्लियरली समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। अब हम लोग एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं कि क्या होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। ठीक है, तो पूरा अच्छे से आप लोग को पसंद आ रही होगी क्लासेस। कोई भी डाउट, क्वेश्चंस, कंफ्यूजन आएगा तो आप लोग जो है चैट सेक्शंस में लेकर के पूछ सकते हैं, राइट। जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं इस सेशंस को, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में पहला जो है लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। हेडिंग देंगे आप लोग अपने अपने कॉपी में, लीनियर, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर, लीनियर सिस्टम। वेट ए मिनट अगेन, हाँ, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम, इसका क्या है बेसिकली मतलब। देखिए इसको आसान भाषा में मैं समझाऊं, देखिए समझिएगा फोकस से, बस एक मिनट में अच्छा से समझाता हूँ इजी वे में। देखिए लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम, लीनियर सिस्टम हम लोग उसको कहेंगे जो सुपर पोजिशन एंड होमोजिनिटी प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, उसे ही कहते हैं लीनियर सिस्टम। आप सोच रहे होंगे ये क्या बात कर दी सर नया नया, होमोजिनिटी और सुपरपोजिशन पता नहीं क्या होता है। ध्यान से समझिए, इसको भी मैं आसान भाषा में पहले समझा देता हूं, इसके बाद टेक्निकली शिफ्ट हो जाऊंगा कंट्रोल सिस्टम के लैंग्वेज में। थोड़ा सा पहले आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको समझाना। तो देखिए, आप लोग सौरभ सर के स्टूडेंट हैं तो लगना चाहिए कंट्रोल सिस्टम किससे पढ़े हैं, तो सौरभ सर से पढ़े हैं, समझ आना चाहिए। ठीक है, क्या बातें हैं, सुपर पोजिशन थ्योरम। सुपर पोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि अगर अगर बेसिकली दो सिग्नल्स होंगे, या फिर मान लीजिए कि दो सिग्नल है, आर आर एस सिग्नल, और इनपुट में ये सिग्नल दिया गया है, तो आउटपुट में भी जो है ना ये इनपुट सिग्नल है। किसी भी जो सिस्टम है उसमें ये इनपुट सिग्नल दिया गया है, तो आउटपुट सिग्नल भी यही आएगा। आउटपुट सिग्नल बेसिकली ये R1
इस तरह से आएंगे। ठीक है, इसको बेटर वे में मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं कि आउटपुट इसका मतलब मान लीजिए कि C करके आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है वो कहता है कि इनपुट सिग्नल, अगर इसको और अच्छे से समझाता हूं कि अगर हम लोग इनपुट सिग्नल R1T दिए, ठीक है, और ये अगर आउटपुट हमको देता है क्या, C1T ऐसा आउटपुट दिया, तो ये क्या है, बेसिकली हम लोगों का सुपरपोजिशन थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर हम लोग दूसरा सिग्नल दिए R2T, तो आउटपुट जो आया वो क्या आया, वो रिप्रेजेंट करेगा C2T। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम अगर हम लोग इस दोनों सिग्नल को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, R1T R1T प्लस में R2T बनेगा, है ना? और जब इसका आउटपुट की हम लोग बात करेंगे, किसका, इसका जब हम लोग आउटपुट की बात करेंगे ये कैसा बन जाएगा, C1T और प्लस में C2T बन जाएगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियरली स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो ये जो है ना कंडीशन क्या फुलफिल किया, सुपरपोजिशन थ्योरम को। ठीक है, किसको फुलफिल किया, सुपरपोजिशन थ्योरम को। अब एक चीज और बता दूं, एक चीज और अच्छे से समझिएगा, सुपरपोजिशन थ्योरम एक और चीज कहता है कि अगर इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल का रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और वो जो स्ट्रेट लाइन है क्रॉस अगर करेगा ओरिजिन के थ्रू, किसके थ्रू, ओरिजिन के थ्रू, तो वो भी कहलाएगा सुपरपोजिशन के थ्योरम को, के कंडीशन को फुलफिल करेगा। लेकिन लेकिन थोड़ा समझिएगा बात को कि अगर वो ओरिजिन से पास करेगा वो सिस्टम, तो कहेंगे वो सुपरपोजिशन की प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो पढ़े होते हैं, है कि नहीं, बचपन में पढ़े होते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है कि नहीं होता है? ये क्या है, ये जो है हम लोगों का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होते हैं। तो उसी की तरह से जब कोई भी सिस्टम का लीनियर जो सिस्टम जो होगा उसका लाइन जो है ओरिजिन से होते हुए अगर गुजरेगा तो वो सुपरपोजिशन की प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है। लेकिन कंडीशन को समझिएगा, बात को अच्छे से समझिएगा, बहुत ही आसान भाषा में समझाना चाह रहा हूं क्लियरली स्पष्ट रूप से कि इनपुट और आउटपुट अगर जब वो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है ना ओरिजिन के थ्रू से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या है पता है, कि इनपुट जो होगा, इनपुट, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट जो होगा वो बोथ क्या है, वो इसका मतलब है जीरो, इज जीरो फॉर जीरो इनपुट, यानी कि जीरो है दोनों के लिए, जीरो इनपुट और जीरो आउटपुट, इसका मतलब यही है। तो अगर हम लोग R1 इनपुट दे रहे हैं और R2 इनपुट दे रहे हैं, दो इनपुट को हम लोग दे रहे हैं, तो जो यहां पर आउटपुट आएगा चूंकि स्ट्रेट लाइन आएगा, इस केस में ओरिजिन से पास करेगा, तो क्या हो जाएगा, C1 आउटपुट इज इक्वल टू M, क्या हुआ, M किसका है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन, और हम लोग अब सप्लाई क्या दे रहे हैं, R1T। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा MR2T। ठीक है जी, और यहां पर आप लोग सही सही बताइएगा, यहां पर सिर्फ यही होगा क्या, नहीं, प्लस में सी भी होगा। क्यों होगा प्लस में सी, क्योंकि यहां इक्वेशन होता है mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका x का इनपुट वाला वैल्यूज, और ये m आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इस तरह से बना। और जब हम लोग इस सिग्नल को ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R1T और प्लस में क्या होगा, R2T, और जब ये इज इक्वल टू लिखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम से, तो क्या हो जाएगा, यहां पर m को कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद क्या लिखेंगे, C1T प्लस में हो जाएगा क्या, C2T, है ना, और ब्रैकेट में बाद में लिख देंगे प्लस C। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है C1 और C2T जो है ना, ये यहां पर इक्वली सुपरपोजिशंस का थ्योरम को फुलफिल नहीं करता है, तो ये सुपरपोजिशंस प्रॉपर्टी यहां पर क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, क्योंकि सुपरपोजिशंस क्या कहता है, C1T प्लस C2T जो है ना वो इक्वल होना चाहिए उसका आउटपुट भी, यानी कि इनपुट जैसा होगा
वैसा ही होना चाहिए आउटपुट जैसे इस कंडीशन में हुआ था। लेकिन यहाँ पर हो रहा है क्या, यहाँ पर जो आपको इनपुट दिख रहा है, रुकिए मैं हाईलाइट भी करते चलता हूं, यहाँ जो आपका इनपुट दिख रहा है क्या वो इन आउटपुट में वो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख रहा है, चाहे वो m का हो प्लस c का हो, ये डिफरेंस के वजह से ये सुपरपोजिशन प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसीलिए स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन के थ्रू पास करेगा वो क्या करेगा, सुपरपोजिशंस के प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करता है। इसीलिए जो स्ट्रेट लाइन पास करेगा ओरिजिन के थ्रू होते हुए वो सिस्टम लीनियर सिस्टम नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं, दो बात किए थे हम आपसे, कौन कौन सा, पहला बात किए थे आपसे बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा, क्या बात था कि हमने बात की थी सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा या नहीं होगा, यानी कि लीनियर और नॉन लीनियर। तो उसके लिए कंडीशन बताया था हमने, पहला सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी, सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी, एंड दूसरा मैंने बताया था होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी, होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, JENEITY, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। अब ये होमोजेनिटी को समझते हैं, सुपरपोजिशन आप लोग को समझ में आ गया। आप सभी लोग बताएंगे कमेंट में बता करके कि क्लियर है सर, क्लियर है, बताएंगे आप सभी बच्चे, जितने ही बच्चे देख रहे हैं क्लासेस को। ठीक है, देखिए यहां पर जो है होमोजेनिटी का अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं समझाना चाहता हूं होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को। ठीक है, होमोजेनिटी, होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज को। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या होता है कि कोई भी सिस्टम जो होगा, ठीक है, उसका अगर इनपुट में मैग्नीट्यूड के से इंक्रीज कर दिया जाएगा, मान के चलिए कि ये एक सिस्टम है, क्या है, ये एक सिस्टम है जिसका आउटपुट भी होगा, जिसका इनपुट भी होगा, है ना, और इनपुट मान के चलिए R1T है इनपुट, और आउटपुट क्या है R1, यहां पर आउटपुट जो है यहां पर C1 है, क्या है आउटपुट C1T है, जो कि हम लोग और सब सिस्टम में भी लेते थे, जैसे कि यहां पर देख रहे हैं, है कि नहीं। मान के चलिए हम लोग इसको K से इंक्रीज कर दिए, यानी कि K से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए इस इनपुट का, वो भी K से मल्टीप्लाइड होना चाहिए। यही कंडीशन को होमोजेनिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि आसान भाषा में फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर हम लोगों का इनपुट जो है R1T है, तो अगर वो मैग्नीट्यूड जो होगा इनपुट का K टाइम से इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि हम इस इनपुट को K R1T लिखेंगे, ठीक है, तो आउटपुट भी जो होगा उसके मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज्ड होंगे। अगर C1T इनपुट है तो आउटपुट भी उसका कैसा आएगा, KC1T, ऐसा आना चाहिए। तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है जब हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी। और दिस प्रॉपर्टी जो होता है कोई भी सिस्टम को लीनियर होने के लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है। तो लिख सकते हैं दिस प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज नेसेसरी, NECESSARY, this property is necessary condition for a system to be, for a system to be लीनियर। कोई भी सिस्टम को लीनियर होने के लिए ये जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, नेसेसरी कंडीशन होता है। ठीक है, तो ये चीजों को जो फुलफिल कर लेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, होमोजेनिटी। ठीक है, तो होमोजेनिटी सुपर पोजिशन दोनों प्रॉपर्टीज को जो फुलफिल करेगा वो सिस्टम क्या कहलाएगा, वो सिस्टम हम लोगों के लिए क्या कहलाएगा, लीनियर सिस्टम। कैसा सिस्टम, लीनियर सिस्टम। जो फुलफिल नहीं करेगा वो हो जाएगा नॉन लीनियर सिस्टम। समझ में आ गया ना बातें। एक बार हम लोग और इन शॉर्ट कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं इससे रिलेटेड। क्या इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं कि हम लोग बता ही दिए हैं कि वैसा सिस्टम जो कि
हम लोग नॉन लीनियर सिस्टम वैसा सिस्टम को कहेंगे जो होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन के कंडीशन को, प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करेगा या सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है। अब डिस्क्राइबिंग इक्वेशंस जो होगा, कोई भी डिस्क्राइबिंग इक्वेशन अगर वो नॉन लीनियर सिस्टम है, ठीक है, या नॉन लीनियर इन नेचर होता है, ठीक है, जो डिस्क्राइब करता है, इस टाइप के सिस्टम का जो आउटपुट होता है वो वेरी नहीं करता है लीनियरली। ठीक है, लीनियरली उसका वेरी नहीं करता है, किसका? नॉन लीनियर सिस्टम का। तो प्रेजेंस ऑफ एनी नॉन लीनियर लीनियरिटी जो होता है मेक द सिस्टम नॉन लीनियर। और कॉमन नॉन लीनियरिटी आर सैचुरेशन, कुछ जो नॉन लीनियरिटी सिस्टम का एग्जांपल देंगे, जैसे कि नॉन लीनियरिटी या नॉन लीनियर सिस्टम या फिर ग्राफ का कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि सेचुरेशन वाला जो ग्राफ होता है, जो कि जिसमें कि वैल्यू सेचुरेट करते हुए दिखता है, वैल्यू जो है ना बढ़ते घटते दिखता है, ऐसे करके बढ़ रहा है, या कि वैल्यू घटते बढ़ते दिखता है, सेचुरेशन वाला ग्राफ हो गया। या फिर फ्रिक्शन वाला ग्राफ हो गया, फ्रिक्शन का बात करेंगे। हिस्ट्रेसिस लॉस वाला ग्राफ को आपने देखा होगा, ठीक है, हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस लॉस वाला, तो हिस्ट्रेसिस हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत गूगल करके भी आप लोग ग्राफ को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ना एग्जांपल है नॉन लीनियर सिस्टम्स का। ठीक है, और ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स होता है, ये सब जो है सेचुरेशन से बिलोंग करता है। यानी कि ट्रांजिस्टर का जब हम लोग बात करेंगे, किसका बात करेंगे बच्चों? ट्रांजिस्टर का, आप लोग जानते हैं, नाम तो सुने ही होंगे। ओपेम का बात करेंगे, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बात करेंगे हम लोग। ठीक है, और अगर हम लोग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स का बात करेंगे, ये सब जो है, ये सब का जो ग्राफ बनता है ना, वो सेचुरेशन ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये सभी जो एग्जाम्पल है वो किसका है? नॉन लीनियरिटी का एग्जाम्पल है। अब कुछ किसी किसी केस में जो फ्रिक्शन वाला जो होता है, हमने जो यहाँ पे फ्रिक्शन लिखा है, ये फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज जो होता है बेसिकली सर्टेन लिमिट तक जो होता है ना, ये क्या होता है? लीनियर होता है। इसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो नॉन लीनियर हो जाता है। तो याद रखिएगा, फ्रिक्शनल जो ग्राफ हमने बताया है फ्रिक्शन के वजह से, तो इसका कुछ लिमिट तक, कुछ टाइम तक जो होता है सिस्टम लीनियर होता है, ग्राफ लीनियर होता है। इसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है? नॉन लीनियर हो जाता है। जितने भी बातों को हमने बताया है, 2 बार 3 बार वीडियोस को देखिएगा और उसको समझने की प्रयास करिएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया यहां तक अच्छे से बच्चों आप सभी को? चलिए, अब आप सभी को चूंकि मैं एक्सप्लेन करता हूं यहां पर, तो क्लियर करता हूं, सोचता हूं कि आप सभी को यहां पर चीजें बेसिकली आप सभी से पूछते भी चलूं। बहुत अच्छा, स्वागतिका क्लियर है सर, वेरी गुड। और जितने भी बच्चे लाइव आते चलेंगे, आप लोग क्लासेस में बताएंगे कमेंट करके आपको समझ में आ रहे हैं, क्लियर है। ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं आसान आसान भाषा में बेसिक से हर एक चीजों को समझाऊं आप सभी को। ठीक है, और ये परफेक्ट टाइम है क्लासेस का, जो रात को में क्लासेस का टाइमिंग को मैंने सेट किया है। रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे पेड बैच में जो ज्वाइन हुए हैं, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, है ना, जॉब करते हैं कहीं पर, कोई बच्चे पढ़ाई करते हैं, दिन में काम करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स या हमारे दोस्त, तो सभी कोई इजी वे में अच्छा से क्लासेस को देख सके। ठीक है, चलिए, तो सभी के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, जो प्योर स्टूडेंट हैं, मतलब फुल्ली प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं उसके लिए भी, और जो लोग जॉब के साथ साथ प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसके लिए भी। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया है? बताएंगे आप सभी लोग? चलिए, तो हम लोग अब ये समझ में आ गया हम लोग को लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम किसको कहेंगे। दूसरा सिस्टम आता है हम लोग का टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिंग सिस्टम। दूसरा टाइप को हम लोग समझते हैं टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिंग सिस्टम किसे कहते हैं। लिखिएगा फटाफट से। ठीक है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिएगा, लीनियर एंड टाइम इनवेरिंग सिस्टम। हेडिंग दूंगा मैं सबसे पहले। ठीक है, टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिंग सिस्टम। टाइम इनवेरिएंट and a time varying system, and time
VARYING, वेरिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है? सबसे पहले इसमें मैं आप सभी के सहूलियत के लिए बनना चाहूंगा एक अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम, जो कि बहुत ही क्यूट सा दिखे आप सभी के लिए। ठीक है, तो यहां पर जब हम लोग टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की बात करेंगे तो आसान भाषा में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप सभी के लिए एक सर्किट बना लेता हूं पहले। ठीक है, एक सर्किट है जिसमें कि हम लोगों का रेजिस्टेंस भी लगा हुआ होगा, जिसमें कि हम लोग एक इंडक्टर भी लगा देंगे, है ना, जिसमें कि हम लोग एक कैपेसिटर भी लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने सेट कर दिया। इसके बाद हम लोग इसके जो टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो है हम लोगों का आर है, ये हम लोगों का इंडक्टेंस है और ये कैपेसिटेंस है। ओके है, यहां पर करंट आई है, वोल्टेज जो है यहां पर भी वोल्टेज मान के चलते हैं इस सर्किट में है। ठीक है जी, कंसीडर करेंगे हम लोग आरएलसी सर्किट के लिए इक्वेशन एक बनाते हैं। क्या बनाएंगे? इक्वेशन बनाएंगे। सपोज करते हैं कि इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। कैसा करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। तो इसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे इस सर्किट के लिए तो कैसे लिख सकते हैं? एक नजर डालते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा मैं अगर अपने आप को दिखाता हूं तो थोड़ा थोड़ा बोर्ड में आप सभी को देखने में हो सकता है प्रॉब्लम आएगी। चलिए, अभी फिलहाल तो नहीं आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को पिक्चर। लिखने वक्त कोई दिक्कत आएगा तो मैं अपने आप को हाइड कर लूंगा। ठीक है, चलिए, तो अगर आप लोग इसको वोल्टेज के लिए इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले नॉर्मल सा आई करंट जाएगा, पहले किस में जाएगा? रेजिस्टेंस में जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? आर आई बनेगा। फिर प्लस लिखेंगे। ठीक है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस में जो वोल्टेज निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग? एल डी आई बाय में डी टी यूज करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से जब कैपेसिटेंस के अक्रॉस में हम लोग वोल्टेज निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/c लिखते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं आई डी टी का। आई डी टी का इज इक्वल टू में क्या हो जाता है? भी हो जाता है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? अच्छा, जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आया होगा, वेट ए मिनट, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि हर एक बच्चे समझ सके, तो इसीलिए थोड़ा सा लेक्चर्स लॉन्ग हो सकते हैं लेकिन समझाने का मेरा मकसद रहता है। देखिए, जब भी हम लोग इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज निकालते हैं, ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज निकालते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, V इज इक्वल टू इंडक्टर के क्रॉस यानी कि VL निकालते हैं अगर, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं एल डी आई बाय डी टी। और अगर हम लोग कैपेसिटर के अक्रॉस में निकालते हैं, VC को वोल्टेज निकालते हैं तो 1/c और इंटीग्रेट कर देते हैं करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में, आई डी टी। ठीक है, तो यहां पर कोई बहुत नया बातें नहीं है। इसको आप लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट थ्योरी जिसको कहते हैं उसमें आप लोग इस चीजों को पढ़े होंगे। तो उसी से हमने यहाँ पर क्या किया, एक इक्वेशंस को हमने बनाया है और यहाँ पर हम लोगों ने रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है एक पैरामीटर्स को लिया हुआ है। ठीक है जी, यहां तक स्पष्ट रूप से क्लियरली आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं? आप लोग बताएंगे फटाफट से। ठीक है, तो इस इक्वेशंस में आरएलसी जो है वो क्या है? कॉफिशिएंट है। ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका प्यारा सा छोटकू सा इक्वेशन है, इसमें आर जो है, यहाँ पे एल जो है, यहाँ पर सी जो है, ये क्या है? कोएफिशिएंट है। और कोएफिशिएंट जानते हैं ना आप लोग किसे कहते हैं? ध्यान से समझिए, थोड़ा सा जूनियर सेक्शंस की बातें हैं लेकिन मैं बता देता हूं। जैसे कि 2x² प्लस 4x प्लस 8 लिख दूं मैं और आपसे पूछूंगा x का कोफिशिएंट कौन है, तो आप कहेंगे सर x के जस्ट पीछे में जो नंबर है वही है कोफिशिएंट। ठीक है, x² का कोफिशिएंट कौन है? तो जस्ट पीछे जो होता है। उसी तरह से यहां पर जो भी है करंट आई, यहाँ डी आई बाई डी टी, यहाँ आई, सबका कोफिशिएंट कौन है? आई का कोफिशिएंट यहाँ पर है आर, यहाँ पर डी आई बाई डी टी का कोफिशिएंट यानी करंट का कोफिशिएंट कौन है? एल, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? आई का कोफिशिएंट कौन है? सी। यानी कि आरएलसी जो पैरामीटर्स है ये क्या है? कोएफिशिएंट है। ठीक है, और कोएफिशिएंट के साथ साथ ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ये वेरी नहीं कर रहा है इसका वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या है? इसका वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है टाइम के रिस्पेक्ट में। आरएलसी के वैल्यू चेंज नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इस सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे?
बताइएगा, आप लोग जल्दी से बताइएगा फटाफट से। ठीक है, तो ये टाइम इस तरह से जिसका जो होगा, जितने भी सर्किट होंगे, सिस्टम्स के सर्किट होंगे, जिसका पैरामीटर्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे टाइम से, वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करेगा, तो उस तरह के सिस्टम को कहते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। क्या कहते हैं? टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहते हैं। यहां तक क्लियरली समझ में आ गया? और इस तरह का जो सिस्टम होता है, इसका इनपुट आउटपुट जो होता है वो फंक्शन करता है एज ए टाइम पर ही। और द टाइम जो होते द सिस्टम जो होता है, जिसका पैरामीटर जो होगा एक या उससे ज्यादा होगा और टाइम वेरिंग होगा, यानी कि विथ टाइम, इज कॉल्ड टाइम वेरिंग सिस्टम। यानी कि आसान भाषा में समझते हैं कि वैसा सिस्टम जिसमें जो पैरामीटर्स होगा, जैसे कि यहाँ पे RLC पैरामीटर्स है ना, उसी तरह से पैरामीटर्स जो होगा एक या एक से ज्यादा टाइम के रिस्पेक्ट में अपना वैल्यूज को चेंज करेगा, तो उसको कहेंगे टाइम वेरिंग सिस्टम। और जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा अपना वैल्यूज को, अपना पैरामीटर्स वैल्यूज को, उसको कहते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। यानी कि ये जो सिस्टम का इक्वेशन है, ये कैसा है? टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। मुझे उम्मीद है ये चीजें आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, वेरी गुड। तो जो भी बच्चे लाइव में देख रहे हैं, लाइव में आप लोग बताइएगा चैट में, ठीक है। और जो बच्चे क्लासेस को रिकॉर्ड होने के बाद देखेंगे, वो लोग भी अच्छे से देखिएगा। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई डाउट रहेगा, क्योंकि मैं बहुत स्लोली स्लोली इजी वे में समझाने का कोशिश कर रहा हूं आप सभी को, है कि नहीं? इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों का था टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए आराम से हम लोग पढ़ते हैं। अब जो हम लोगों का अगला टाइप है वो क्या है? यहां पर कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। तो हेडिंग देंगे आप लोग अपने अपने कॉपी में। देखिए प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट के एग्जामिनेशन में क्या काम आएंगे? आपका रिवीजन। तो रिवीजन तो आप ही करेंगे, है कि नहीं? और हर वक्त वन शॉट रिवीजन वाला वीडियोस काम नहीं आता है। तो रिवीजन सबसे ज्यादा इफेक्टिव, जो मेरा जो मानना है, इफेक्टिव रिवीजन जो होता है ना, वो होता है आप जो नोट्स बनाए हैं, आप जो क्लासेस को अटेंड किए हैं, उसको एक एक झलक क्विकली देख लेना एग्जामिनेशन से पहले, एग्जामिनेशन से 1 वीक पहले, है कि नहीं? इस वजह से चलिए। लेकिन एक बात और मैं बता देता हूं आप सभी को, मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं, कंट्रोल सिस्टम के क्लासेस को या मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी सब्जेक्ट के क्लासेस को अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे। फिलहाल हम लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो कंट्रोल सिस्टम के बारे में तो मैं आप सभी को इतना सियोरिटी दे ही सकता हूं कि अगर आप बढ़िया से मेरा सारा लेक्चर्स को अटेंड कर लेंगे ना, मैं प्रॉमिस करता हूं आप इस एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। इतना विश्वास आप मेरे ऊपर करिए, टाइम दीजिए और अच्छे से क्लासेस को खाली देखिए और नोट्स बनाइए, प्रॉपर खाली रिवीजन करते चलिएगा एग्जामिनेशन तक। इस बार आपका नैया पार है, बस ईमानदारी से मेहनत करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं टू द पॉइंट। हम लोग यहां पर कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को देखते हैं। तो हेडिंग देंगे आप लोग यहां पर कंटिन्यूअस टाइम। ठीक है, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, एंड डिस्क्रीट टाइम। वेट ए मिनट, बार बार ये मिस्टेक हो जाता है अगर मैं ऊपर करके लिखता हूं तो। अगेन वही मिस्टेक। आप लोग समझ जाइएगा, यहां पे मैं टाइमिंग लिखना चाह रहा हूं, ठीक है, बार बार इधर आ जाते हैं, दिक्कत हो जाता है। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, हद है, लगता है नीचे ही लिखना पड़ेगा, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। ठीक है, यहां तक क्लियरली आप लोगों को समझ में आ रही है चीजें? हाँ, अब समझते हैं इसको कैसे हम लोग करेंगे। इसको ग्राफ से समझते हैं एक, ठीक है। एक मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये जो है ना टाइम का ग्राफ है, ये टाइम है और ये एक्स टी एक फंक्शन है या एक सिग्नल समझ लीजिए, है ना। ये इस तरह से एक लाइन का ग्राफ है, ठीक है जी। बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। देखिए ऐसे करके कोई सिग्नल गया और ऐसे करके ऐसे हुआ, ठीक है।
दूसरा सिग्नल मैं ले रहा हूं फंक्शंस के ही, ठीक है, इस तरह से दिए गए हैं। और हम लोग डिस्क्रीट टाइम का जो सिग्नल होता है उसको हम लोग एक्स एन से दिखाते हैं, ठीक है, और ये टाइम को हम लोग एन से दिखाते हैं। तो यहां पर एडजेक्ट वैल्यू के बारे में रहता है जब हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल के बारे में बातें करते हैं तो, ठीक है, डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन के बारे में जब बातें करते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज के बारे में बातें करते हैं, तो वो एडजेक्ट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसको यहां पर लिख लीजिएगा, पिक्चर जो है, ये डायग्राम जो है, ये डिस्क्रीट टाइम फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्रीट टाइम फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कंटिन्यूअस टाइम फंक्शंस को, CONTINU, ठीक है, OUS, कंटिन्यूअस टाइम फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये जो है, ठीक है जी। यहां तक क्लियरली समझ में आ गया। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। देखिएगा, कंटिन्यूअस टाइम फंक्शन से सीधा सीधा आप सभी को यह समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूअसली, तो इसके फंक्शन xt को हम लोग जो डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड द वैल्यूज आर चेंज्ड एट एनी इंस्टेंट। यानी कि xt जो होता है कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम में, xt जो फंक्शन का ग्राफ है, इसका वैल्यू जो होता है कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, क्योंकि आप देखिए इस ग्राफ में इस तरह से चलते रहता है कंटिन्यूअसली, और एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम वैल्यू जो होता है वो क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। द सिस्टम इन विच द वेरिएबल्स आर फंक्शंस ऑफ कंटिन्यूअस टाइम वेरिएबल, टाइम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टाइम। मतलब वैसा फंक्शन जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में ऑलवेज कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, लाइक दिस सिग्नल, इस तरह के सिग्नल को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस टाइम फंक्शन, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। तो और डिस्क्रीट सिस्टम किसे कहते हैं, डिस्क्रीट सिस्टम जो होता है वैसे सिस्टम्स को कहते हैं, वेरिएबल्स को कहते हैं जो ओनली स्पेसिफाइड इंस्टेंट्स ऑफ टाइम के लिए वो इंफॉर्मेशन दे सकता है। यानी कि फिक्स्ड वैल्यूज पे, फिक्स्ड टाइम के लिए वो अपना मतलब नॉलेज, या यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यूज होता है ना, उसके लिए कोई भी वैल्यू को बता सकता है। इस बीच में वैल्यूज पूछिएगा तो नहीं बता सकता है, फिक्स्ड वैल्यूज को बताएगा, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। इसको और आसानी से मैं समझाऊं क्या, ध्यान से समझिएगा। जो हम लोग का एनालॉग घड़ी होता है ना, जो हम लोग 12, 6, यहाँ पर 3 और 9 बज रहा होता है, तो सुई जो होता है घड़ी का टक ऐसे टक 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 चलते रहता है, क्लॉक वाइज, यस और नो। तो यहाँ पे एनालॉग जो है ये सिग्नल कंटिन्यूअसली चल रहा होता है, तो यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में अलग अलग वैल्यूज दिखते रहते हैं अल्लाह ऑलवेज। आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाएंगे तुरंत से एनालॉग सिग्नल में, नहीं बता सकते हैं। उसी तरह से कंटिन्यूअस टाइम फंक्शंस में, लेकिन डिस्क्रीट में आपको क्लियरली जो घड़ी होता है, डिजिटल वॉच होता है, डिजिटल सिग्नल जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें क्या रहता है ना कि 2:37 हो रहा है, 2:37 हो रहा है, ये चीजें क्लियरली आपको दिखेगा। बहुत घड़ी में तो सेकेंड भी बताता है कि 16 सेकेंड हुए हैं, छोटे छोटे दिखता है। वो क्या कर रहा है, एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम एडजेक्ट वैल्यूज को बता रहा है, उस वैल्यूज को कहते हैं डिस्क्रीट टाइम फंक्शन, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं वैसा सिस्टम का वेरिएबल वैल्यूज जो डिफाइन होता है इंस्टेंट टाइम के लिए, उसे क्या कहते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ये सभी चीजों को आप लोग समझिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगला जो हम लोगों का टाइप है वो है डायनामिक एंड स्टैटिक सिस्टम। तो फटाफट से लिखेंगे अपने कॉपी में, डायनामिक, डायनामिक एंड स्टैटिक सिस्टम, स्टैटिक सिस्टम। तो ये क्या होता है डायनामिक एंड स्टैटिक सिस्टम, इसको भी मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से आप सभी को, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें, ठीक है। चलिए इसको बहुत ही अच्छे से आसानी से समझते हैं, डायनामिक सिस्टम और स्टैटिक सिस्टम।
देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सिस्टम में जब हम लोग इनपुट सिग्नल को देते हैं, किसी भी सिस्टम में क्या देते हैं, इनपुट सिग्नल को हम लोग देते हैं। ध्यान से समझिएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इनपुट सिग्नल के वैल्यूज चेंज नहीं होते हैं, क्या बोला मैंने कि टाइम के रिस्पेक्ट में इनपुट सिग्नल के वैल्यूज अगर चेंज नहीं होते हैं तो आउटपुट सिग्नल के वैल्यूज भी चेंज नहीं होंगे। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं स्टैटिक सिस्टम। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग जो रेजिस्टेंस होता है हम लोगों का, इसको मानते हैं हम लोग स्टैटिक सिस्टम के तरह। ठीक है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है जी, यहां तक क्लियरली समझ में आ गया? यस और नो बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शंस में। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, देखिए अगर किसी भी सिस्टम का इनपुट जो होगा वो चेंज नहीं होगा विथ टाइम, देन आउटपुट जो होगा वो भी चेंज नहीं होगा विथ टाइम, और इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं स्टैटिक सिस्टम। क्या कहते हैं इस तरह के सिस्टम को? स्टैटिक सिस्टम। और इसका प्यारा सा एग्जाम्पल भी हमने दे दिया है आप सभी को। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है सिर्फ और सिर्फ यही जो है स्टैटिक सिस्टम के तरह काम करता है। कैपेसिटेंस जो होता है, इंडक्टेंस जो होता है, वो काम नहीं करता है स्टैटिक सिस्टम के तरह। क्लियरली समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं डायनामिक सिस्टम के बारे में। तो डायनामिक सिस्टम जस्ट इसका उल्टा होता है कि नहीं? डायनामिक सिस्टम तो क्या होता है? डायनामिक सिस्टम इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए आउटपुट जो होगा, यदि यानी कि इफ आउटपुट जो होगा सिस्टम का वो फंक्शन होगा ऑफ टाइम इवन व्हेन द इनपुट इज कांस्टेंट, अगर इनपुट जो है वो उसका कांस्टेंट भी रहा, किसका? किसी भी सिस्टम का इनपुट क्या रहा? कांस्टेंट रहा, यानी कि फिक्स्ड रहा अगर इनपुट। ठीक है जी, है ना? और उसका आउटपुट जो रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? डायनामिक सिस्टम। यानी कि इनपुट फिक्स्ड रहा, कांस्टेंट रहा। ठीक है, इनपुट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में डाल रहे हैं, सिस्टम में डाल रहे हैं, और आउटपुट जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, इनपुट फिक्स्ड है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं डायनामिक सिस्टम। ठीक है, और जैसे एग्जांपल में ले लें क्या? जैसे कि RLC यानी कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस है, लगा हुआ जो सर्किट होगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, अगर हम लोग बात करें तो बोल सकते हैं हम लोग कि यहां पर ये सभी जो एग्जाम्पल है डायनामिक सिस्टम का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? डायनामिक सिस्टम का एग्जाम्पल है RLC। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया? क्यों है? बिकॉज इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस जो है, ये जो आप प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा, दुलारा सा दो एलिमेंट को देख रहे हैं, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इसका क्या काम होता है? ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस के तरह काम करता है। एनर्जी स्टोरिंग स्टोरिंग एलिमेंट है। क्या है? एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स है, इसीलिए इसको हम लोग डायनामिक सिस्टम बोलते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग किसी भी सिस्टम में इनपुट फिक्स्ड रहेगा तो आउटपुट अलग अलग तरह का आ जाता है। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग डायनामिक सिस्टम बोलते हैं। बोलिए प्यारे बच्चों, ये आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आ गया? बिल्कुल, वेरी गुड। एक क्वेश्चन आया है स्वागतिका की तरफ से कि बट रेजिस्टेंस इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? एग्जांपल है किसका? स्टैटिक सिस्टम का। लेकिन यहाँ पर जब सर्किट में हम लोग कॉम्बिनेशन करके बनाएंगे रेजिस्टेंस दे करके, और इसके बाद रेजिस्टेंस, और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इंडक्टर लगा देंगे और कैपेसिटर लगा देंगे, इसके बाद जो सर्किट बनाएंगे हम लोग, तो क्या होगा
ये सर्किट को ओवरऑल, अगर इस सर्किट की बारे में बात करेंगे, ये सर्किट ओवरऑल कैसा होगा, तो कहेंगे डायनामिक सिस्टम होगा। लेकिन अगर सिर्फ सर्किट रहेगा रेजिस्टेंस से बना हुआ, तो उस तरह के सर्किट को कहेंगे, वो जो सर्किट होगा वो डायनामिक सर्किट होगा। ठीक है, यहां पर दो एलिमेंट लगा हुआ है आपका डायनामिक सिस्टम का, ये बात सच है। ठीक है जी, क्योंकि यहां पर दो एलिमेंट के वजह से, ध्यान से समझिएगा, दो एलिमेंट के वजह से, इंडक्टर और कैपेसिटर के वजह से इसके जो वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, चेंज होंगे। इसके वैल्यू, इसके जो पावर होंगे, वोल्टेज होंगे, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह से वो क्या होंगे, बदलेंगे। क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर क्या है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, एलिमेंट है, एनर्जी को स्टोर करता है, इसीलिए। ठीक है जी, तो इसके वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस तो है, ये है सेपरेटली वो डायनामिक स्टैटिक, ठीक है जी, लेकिन टोटल सर्किट में अगर रहेगा कनेक्टेड तो उससे वो इफेक्ट होगा वैल्यूज, इसीलिए इसको हम लोग डायनामिक सिस्टम बोलेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब आप सभी को, आपको। तो चलिए अब इसी विचार के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नए टाइप के सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है हम लोगों का अगला डिटरमिनिस्टिक का एंड स्टोचैस्टिक सिस्टम। डिटरमिनिस्टिक एंड स्टोचैस्टिक सिस्टम, थोड़ा सा नाम लेने में स्टोचैस्टिक सिस्टम थोड़ा सा फनी लगता है, राइट? चलिए, आप लोग लिखेंगे कॉपी में, मेरे साथ साथ लिखते चलिए। हालांकि ये नोट्स जो है मैं कोशिश करूंगा आफ्टर द क्लास अपलोड हो जाए, कोशिश करूंगा, लेकिन प्रॉमिस नहीं। ठीक है? चलिए, तो पहले लीजिएगा आप लोग, हेडिंग लिखिएगा इसमें, यहां पे डिटरमिनिस्टिक, डिटरमिनिस्टिक मिनिस्टिक एंड डिटरमिनिस्टिक एंड स्टोचैस्टिक सिस्टम। अगेन यहां पर कुछ प्रॉब्लम आता है, लगता है स्टोचैस्टिक सिस्टम, अगर ऊपर में लिखता हूं तो स्क्रीन हाइड होने लगता है। स्टोचैस्टिक सिस्टम, देखिए इसका जो डेफिनेशंस है, मतलब स्टोचैस्टिक सिस्टम का, ये किसी भी गिवन इनपुट का जो होता है ना, आउटपुट इसका अनसर्टेन होता है, यानी कि फिक्स नहीं होता है। इनपुट आपको गिवन रहेगा, मान के चलिए आरटी इनपुट है, कोई भी सिस्टम में इनपुट आरटी दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होता है वो अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन मतलब कोई भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है, आउटपुट कुछ भी आ सकता है। तो ओनली प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो इसका जो जो होता है ना, मतलब आउटपुट को जो होता है ना, आउटपुट को ओनली प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ओनली प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट, ठीक है, आसान भाषा में लिख लीजिए जैसे मैं बोल रहा हूं, इसका आउटपुट को ओनली प्रिडिक्ट किया जा सकता है, प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, कौन से सिस्टम में, स्टोचैस्टिक सिस्टम में। कौन से सिस्टम में, ये स्टोचैस्टिक की मैं बारे में बात कर रहा हूं, स्टोचैस्टिक चेस्टिक सिस्टम में। ठीक है, तो स्टोचैस्टिक सिस्टम में क्या होता है कि इनपुट तो फिक्स होता है, इनपुट गिवन होता है, लेकिन आउटपुट क्या होता है, यानी कि इनपुट जो है, इनपुट जो है ये गिवन होता है, और आउटपुट जो होता है वो अनसर्टेन होता है। आउटपुट ओनली क्या होता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम में क्या होता है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम पे फोकस करते हैं। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम पे फोकस करते हैं, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम पे, कि ये जो होता है ना, इसका आउटपुट कुड बी एग्जैक्टली डिटरमाइंड। इसका जो आउटपुट होता है इस सिस्टम का, ठीक है, लिख लीजिए इसको, आउटपुट कुड, COU एड, वेट ए मिनट, इसको इरेज करके मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, कुड बी, कुड बी एग्जैक्टली, एग्जैक्टली डिटरमाइंड फॉर द गिवन इनपुट, डिटरमाइंड फॉर द गिवन इनपुट। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली जो है ना, डिटरमाइन किया जा सकता है इनपुट के अकॉर्डिंगली कैसा आएगा आउटपुट। अगर इसको और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं, इजी लैंग्वेज में, तो कह सकते हैं कि इसका जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, इनपुट रिस्पॉन्स जो होता है इनपुट वाला, इनपुट के अकॉर्डिंगली
एज वेल एज बिहेवियर कह लीजिए टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के वजह से इज प्रिडिक्टेबल एंड रिपीटेबल। इसका जो आउटपुट होता है, जैसे कि मान के चलिए कि इसका जो भी इनपुट है, इसके इनपुट जो भी हैं उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, इसका आउटपुट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है, और एडजेक्टली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसमें तो एक पॉसिबिलिटी वाला है, क्या है, प्रोबेबिलिटी के रूप में कह लीजिए, अनसर्टेन है और प्रोबेबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी वाला रहता है कि 50-50% चांस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है आउटपुट, ऐसा, ठीक है, कुछ भी अनसर्टेन होता है। इसमें क्या होता है, एडजेक्टली डिटरमाइन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, क्योंकि सिस्टम के बिहेवियर जो होंगे, कुछ बिहेवियर ऐसा होते हैं जो रिपीटेबल होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, रिपीटेबल होते हैं कुछ डिस्टर्बेंसेस, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के वजह से, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ गया होगा, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम और डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम और स्टोचैस्टिक सिस्टम। अब एक और आता है टाइप आपका अगला, उसको अच्छे से समझिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट सिस्टम। सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट सिस्टम। आउटपुट सिस्टम, ठीक है जी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वैसा सिस्टम, ठीक है, वैसा सिस्टम जिसका क्या, हैविंग वन इनपुट एंड वन आउटपुट, जिसका इनपुट जो होता है, वैसा सिस्टम जिसका एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, ठीक है, सिंगल आउटपुट, ठीक है। तो इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, सिंगल आउटपुट, सिंगल इनपुट, सिंगल आउटपुट सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी पोजीशन कंट्रोल सिस्टम का ले लेते हैं, पोजीशन कंट्रोल सिस्टम, उसमें ओनली एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, जैसे कि स्पीड हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया, एक्सेट्रा, ये सभी जो एग्जाम्पल है वो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम है। इसी को इन शॉर्ट हम लोग सीसो भी बोलते हैं, SISO, ठीक है, SISO शॉर्ट कॉट में बोलते हैं इस तरह के सिस्टम को, SISO, ठीक है, याद रखिएगा। एक होता है आपका मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट सिस्टम, ठीक है, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट सिस्टम, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट सिस्टम, ठीक है। सिंपल सा बात है कि वैसा सिस्टम जिसमें कि बहुत सारा इनपुट आएंगे और बहुत सारा आउटपुट निकलेंगे, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, मीमो, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट सिस्टम, जस्ट, और कुछ नहीं, इतना ही समझना है। डिटेलिंग इसका बहुत ज्यादा अभी जानने का नीड नहीं है। अगर इच्छा है, बहुत तीव्र इच्छा है जानने का, तो इसके लिए मैं इन शॉर्ट आप सभी से डिस्कस कर लेता हूं एक ब्लॉक डायग्राम के तहत, कि कोई भी सिस्टम जो होता है ना, कोई भी सिस्टम, उसमें बहुत सारा इनपुट होता है, बहुत सारा इनपुट होता है, और बहुत सारा उस सिस्टम का क्या होंगे, आउटपुट भी होंगे। तो इस तरह के सिस्टम को मीमो सिस्टम बोलते हैं, यानी कि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम। एक बार डायग्राम देकर के मैं समझा दूं आप सभी को, चलिए एक बार समझते हैं कंट्रोल सिस्टम में किस तरह से होने वाले होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, अच्छा सा डायग्राम बना के। सपोज दैट एक ये हम लोगों के साथ क्या है, एक सिस्टम है जिसका नाम हमने यहाँ पर बी लिखा है, बाद में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्या है बी, क्या है सभी चीजें। इसके बाद मैं यहाँ पर समर लगाता हूँ, समिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं। अभी बहुत ज्यादा डिटेल में समझ में नहीं आएगी चीजें, लेकिन जस्ट डायग्राम को देखते चलिए, ठीक है। यहाँ पर मैं एक सिस्टम लगाया हूँ जिसका भी सभी जो इन्फॉर्मेशन को मैं क्या करूंगा, इंक्लूड कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। यहाँ पर हमने एक सिस्टम को लगाया है जिसका नाम सी हमने रखा है, फिर यहाँ पे समिंग पॉइंट को हमने लगा दिया है, और आउटपुट यहाँ पर ऐसे करके निकलेगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मान के चलिए कि हम लोगों ने इसमें यू सिग्नल दिया इनपुट में, ठीक है। तो यहां पर आया, ये पॉजिटिव साइन है, और इसी के साथ यहां पर यू एक्स पे कॉम्प्लीमेंट जो है इनपुट आया, ठीक है। अब ये इंटीग्रेट, मतलब यहां पे जब ये सिग्नल आया तो एक्स पे सिंपल एक्स रह गया,
इसका हम लोग फीडबैक सिग्नल की तरह यूज किए, और ए जो है ना यहाँ पर फीडबैक सिग्नल है जो कि जा करके कहाँ पे लग गया, इस समर में लग गया। ठीक है, और ये जस्ट डायग्राम है, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा तो ऐसा नहीं कि सर पटकने लगना है और परेशान होने लगना है, वैसा भी कुछ नहीं है। जस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जस्ट ऐसे ही देख लीजिए इसको। ठीक है, एक झलक। ठीक है, तो ये जो है डी है। ठीक है, अब यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, ये डायग्राम, अब ये ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट जो कर रहा है ना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ब्लॉक डायग्राम आप सभी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली सिस्टम्स को। तो सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट सिस्टम जो होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे अगर मैं यहाँ पर एक्स कॉम्प्लीमेंट था, इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा, यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझते हैं। सीसो सिस्टम के लिए अगर लिखते, यानी कि सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट सिस्टम के लिए, तो यहाँ पर जो है एक्स जो कॉम्प्लीमेंट है इसको हम लिखते ए एक्स प्लस में बी यू। ठीक है, ये, और y को अगर हम लोग लिखते तो सी एक्स प्लस में डी यू लिखते। ठीक है, जहां पर कि अगर इसको मैं अगर एक जस्टिफाई करूं तो वेयर यहां पर ए जो है, ए इज इक्वल टू क्या है, सिस्टम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। सिस्टम सिस्टम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, बहुत अच्छा बात है। फिर बी जो है वो कंट्रोल मैट्रिक्स को, कंट्रोल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, MATRIX, कंट्रोल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और सी जो है वो आउटपुट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और डी जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। डी जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है ब्लॉक डायग्राम सीसो सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, नॉट मीमो को। ठीक है जी, ये याद रखिएगा, पोपट हो गए जोक से पार्ट। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब हम लोग जो है यहां तक सभी चीजों को समझने के बाद अच्छे से समझ पाए एक एक करके सभी इंफॉर्मेशंस को, जो कि रिलेटेड था आपका कंट्रोल सिस्टम के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग अगले एपिसोड के लेक्चर में देखेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, और इसके ओपन लूप क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम को देखेंगे, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे, साथ ही साथ है दोनों के बीच के कंपैरिजन को भी पढ़ेंगे हम लोग, जो कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम से होते हैं। लेकिन इस वीडियोज से मैं आप सभी से विदा लेने से पहले आप सभी को एक होमवर्क देना चाहूंगा। पहला, तो आज जितना पढ़ाया गया है इसको पहले फेयर कॉपी में आप लोग करेंगे, एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे, उसको फेयर करेंगे उसका अच्छे से, और उसको याद करेंगे। नहीं याद करना है तो सिर्फ मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ करके एक बार पलट करके देख जरूर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया चीजें? रोज करना है ये काम टिल योर एग्जामिनेशन, जब तक एग्जाम नहीं हो जाते हैं, पहला बात। दूसरा, कंट्रोल सिस्टम में हम लोग बहुत सारे सिग्नल का, जैसे कि यूनिट इंपल्स, रैंप सिग्नल, अलग अलग सिग्नल जो होते हैं ना, उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग को बेसिकली उसका यूज करते हैं राइटिंग द ट्रांसफर फंक्शन और सॉल्विंग द ट्रांसफर फंक्शंस उस समय में। तो इसीलिए अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स के लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं उसको मैं लिखा देता हूं। आज जो कि पहला क्लास है आप सभी को, तो ये मैं बता देता हूं, कोई भी सिग्नल जो होता है ना वो टाइम डोमेन में दिया हुआ होता है। जैसे कि मान के चलिए कि यूनिट स्टेप सिग्नल है, ठीक है, तो उसका वैल्यू होता है 1, ग्राफ दिखता है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर मैं इन शॉर्ट समझाऊं आप सभी को, तो ऐसा जो ग्राफ दिखता है ये यूनिट स्टेप सिग्नल का है, और इसका जो वैल्यू होता है ये 1 होता है यूनिट स्टेप सिग्नल का, और इसका जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया जाता है तो ये होता है 1/s। तो ये जो है ये टाइम डोमेन में है 1, और ये जो होता है ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है वैल्यूज।
यही होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इन शॉर्ट इतना ही समझिए फिलहाल। अब बाद में की जो मैं दे रहा हूं इसको याद करिए और धीरे धीरे आने वाले दिनों में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलेंगे और धीरे धीरे होते और सभी चीजें आप समझते चलेंगे, क्लियरिटी आते चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सिग्नल्स के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म को। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे पहले अपनी कॉपी में अच्छे से और उसको याद करेंगे। ठीक है, अगला क्लासेस में मैं सभी सिग्नल्स के लैप्लास ट्रांसफॉर्म को पूछने वाला हूं आप सभी से। ठीक है, तो हेडिंग दीजिएगा आप लोग अपने अपने कॉपी में, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर्स, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर्स। ठीक है, या लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं सिंपल में सिर्फ। क्या होता है ध्यान से समझिएगा एक एक करके। अभी सिग्नल का डायग्राम वगैरह नहीं बनाएंगे, जस्ट सिग्नल के नाम लिखते चलिए और बनाते चलिएगा। यूनिट इंपल्स होता है, क्या होता है? यूनिट इंपल्स, IMPULSE, यूनिट इंपल्स। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टी से इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो होता है ना, ये टाइम डोमेन में होता है, इसीलिए FT लिखते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है, इसीलिए FS लिखते हैं। तो यूनिट इंपल्स सिग्नल का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1। ये याद रखने वाला चीज है। ठीक है, दूसरा फिर मैं लिख देता हूं आप सभी के लिए, यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप जो सिग्नल होता है इसको हम लोग UT से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? UT से। और इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1 में S होता है। तीसरा हम लोग यूनिट सिग्नल के बात करेंगे, तो तीसरा जो होता है सिंपल में T अगर सिग्नल रहेगा तो इसका जो बेसिकली लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s² होता है। ठीक है जी, यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर में अगर कोई भी सिग्नल T⁻n-1 है और बाय में फैक्टोरियल n-1 कर देते हैं हम लोग, जहां पर n का वैल्यू जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो इस तरह के सिग्नल का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s⁴n होता है। ठीक है, और बहुत ही प्यार से अगला सा एक अगला वाला इंपॉर्टेंट लिखिएगा, e⁻−at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो होता है 1/s+a होता है। ठीक है, और यहां पर अगर हम लोग 6th पॉइंट को देखें, अगर t लगा दें हम लोग एक्स्ट्रा और e⁻−at कर दें तो ये जो हो जाता है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s+a का होल स्क्वायर होता है। क्लियरली समझ में आ गया क्या चीजें अच्छे से? ठीक है, इसी में और ट्विस्ट करने वाला हूं मैं थोड़ा थोड़ा, चलिए। ठीक है, यहां पर 7th नंबर में आप लोग लिखेंगे, अगर T⁻n-1 होगा और e⁻−at होगा तो यहां पर जो होगा फैक्टोरियल n-1, जहां पर n जो होगा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह के जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होंगे, अभी जस्ट आपने पढ़ा है क्या, e⁻−at का होता है 1/s+a, तो यहाँ पर e⁻−at है तो 1/s+a लिख देंगे आप लोग पहले। और इसके बाद T⁻n वाला तो आप जानते ही हैं 1/s⁴n हो जाता है, तो यहाँ पर पावर में क्या हो जाएगा, सिंपल में n। तो एक ठो अगर यहाँ पर बनाने के लिए सीख लिए, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना जी, कि इसका जो भी वैल्यूज है, रुकिए मैं इसका हाइलाइटर का कलर चेंज कर लूंगा ना, थोड़ा सा और मजा आएगा देखने में, है ना। अगर कैसा लग रहा है, बोर्ड पे अच्छा से दिख रहा है? ये वाला जो वैल्यू है इसका ये है बेसिकली यहां पर, है ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर वो है, शायद ये उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है आप सभी को, लेकिन चलिए हाईलाइट हो जाता होगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो है हम लोग जब देखते हैं तो इसका यहाँ पे 1/s⁴n है, तो इसको दोनों के कंबाइन करके जब हम लोग बनाते हैं वैल्यूज को, ठीक है, तो हम लोगों को वैल्यूज देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह के, जो कि बना सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ हम लोगों का नेक्स्ट आता है 8th नंबर पॉइंट पे,
ई टू दी पावर माइनस ए टी रहेगा अगर सिग्नल, और माइनस ई टू दी पावर माइनस बी टी रहेगा, और बाय में बी माइनस ए रहेगा, तो इसका जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म होता है 1/s प्लस ए और इनटू में s प्लस बी होता है। ठीक है, चलिए अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के कुछ लैप्लस ट्रांसफॉर्म को याद कर लेंगे आप लोग। जैसे साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाय में होता है एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर 10 नंबर में देखेंगे तो कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं एस बाय में एस स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर अगर 11 नंबर में बात करेंगे तो e टू दी पावर माइनस ए टी और साइन ओमेगा टी अगर रहेगा तो यहां से हम लोग बना सकते हैं फॉर्मूला को, तो क्या बनेगा, ओमेगा बाय में बनेगा क्या, s प्लस ए का स्क्वायर और प्लस में ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, इसी तरह से 12th नंबर में आप लिखेंगे सभी को बहुत ही प्यार से, e टू दी पावर माइनस ए टी कॉस ओमेगा टी का जो होता है लैप्लस ट्रांसफॉर्म वो होता है s प्लस ए, बाय में होता है s प्लस ए का स्क्वायर और प्लस में ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक आप सभी को 12 गो हमने लिखाया है, 12 जो है बेसिकली हमने लिखाया है क्या चीजें यहां पर लैप्लस ट्रांसफॉर्म को। एक लैप्लस ट्रांसफॉर्म में 13 नंबर लिखाता हूं, ये आप लोग खुद से करेंगे और बताएंगे क्या होगा। ठीक है, जैसे कि 1 बाय में अगर a इंटू बी रहेगा और यहां पर 1 बाय ए माइनस बी है, और यहां पर b टू दी बी ई टू दी पावर माइनस ए टी है। ठीक है, और माइनस में ए ई टू दी पावर माइनस बी टी होगा, तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म सोच समझ के आप लोग बता ही सकते हैं। 1 बाय में क्या होगा, s इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी। ठीक है, तो ये जो इतने भी हमने लैप्लस ट्रांसफॉर्म को आप सभी को लिखाया है आज, ये सभी को आप सभी को जो है ना ये वाले याद करने हैं, जितने भी लैप्लस ट्रांसफॉर्म को लिखाया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक चीजें आप सभी को समझ में स्पष्ट रूप से क्लियरली आ गई होगी। इसके बावजूद भी किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी हो गया है, डाउट है, तो आप लोग चैट सेक्शंस में लिख करके डेफिनेटली भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सा नोटिफिकेशंस दे देता हूं मैं। लाइव क्लासेस रेगुलर अगर नहीं होंगे तो आप लोग पैनिक नहीं होइएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड होते रहेंगे कंटिन्यूअसली। जैसे ये एपिसोड तो लाइव हुए, हो सकता है अगला एपिसोड रिकॉर्डेड आए, या हो सकता है अगला एपिसोड लाइव भी आ जाए। और ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस है ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट वाले फोल्डर में ये वीडियोस अपने आप शिफ्ट हो जाएगी, और लाइव क्लासेस सेक्शन से जो लाइव सेशन वाले देखते हैं आप लोग, वो लाइव सेक्शन से ये वीडियो में भी हट सकती है और कंट्रोल सिस्टम के सब्जेक्ट वाले में चले जाएंगे। तो जो भी बच्चे बाद में क्लासेस को देखेंगे, इस वीडियोस को बाद में देखना चाहते हैं, वो लोग कंट्रोल सिस्टम के फोल्डर में जाएंगे और ये वीडियोस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड सेक्शंस में वहां पर आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कि कोई भी परेशानी नहीं है। उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गया होगा। आप सभी के लिए ये जो है लैप्लस ट्रांसफॉर्म जितना भी हमने लिखाया है, ये आप सभी को होमवर्क हमने दिया है, इसको लर्न करना है अच्छे से बाय हार्ट। अगले क्लास में मैं आप सभी से पूछने वाला हूं। ठीक है, एक एक को जो है ना बेसिकली वीडियो में ही एक एक स्टूडेंट से मैं पूछूंगा। ठीक है, तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।